पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद हाइट। तो हमने इसका फार्मूला कैलकुलेट किया, g एट हाइट h इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, या फिर gm अपॉन आर स्क्वायर 1/1 प्लस h बाई आर स्क्वायर। ये तो मेरे जनरल फार्मूला थे। क्या इसको हमने यूं भी लिख दिया था, GE डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर स्क्वायर, where g is acceleration due to gravity at the surface of earth। और इसके बाद में फिर स्पेशलाइज कर दिया था, if h is less than r, तो मेरे पास g एट हाइट h इज इक्वल टू GE इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये तो हमारे पास था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद हाइट, एंड टुडे वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन acceleration due to gravity। Let me consider Earth with center O and R is radius of Earth। M आपका मास ऑफ अर्थ है, और अब मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए एट ए डेप्थ d। सरफेस ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, d डिस्टेंस पे, डेप्थ d पे चाहिए। This point P is at a distance r from center of earth। स्मॉल r जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस है। और हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है शेल थ्योरम को। शेल थ्योरम क्या कहती है? शेल थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई मेरे पास होलो स्फीयर है, उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लगता है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर 0 के बराबर है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर इस P पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की अगर बात करके चलें तो इस P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स होगा वो आपका इस पोर्शन की वजह से नहीं लगेगा, अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम। क्योंकि ये वाला पोर्शन, अब अगर मैं बात करके चलूं इस पॉइंट पर फोर्स क्या लगेगा, इसकी वजह से लगेगा? नहीं लगेगा जी। क्या इसकी वजह से लगेगा?
इसकी वजह से भी नहीं लगेगा। क्या इसकी वजह से लगेगा? इसकी वजह से भी नहीं लगेगा। क्या इसकी वजह से लगेगा? इसकी वजह से भी नहीं लगेगा। क्या इसकी वजह से लगेगा? हाँ, इसकी वजह से लगेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस P पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका केवल और केवल आपका इतने पोर्शन की वजह से लगेगा। केवल इतने पोर्शन की वजह से क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। और यही फोर्स आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। तो G एट ए डेप्थ D इज इक्वल टू G at a depth D is equal to G m dash upon R square। D डेप्थ के ऊपर जो पॉइंट लिया वो सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, R डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहां पर मेरे पास m डैश क्या है, व्हाट इज m डैश? मास ऑफ दैट पोर्शन whose radius is smaller। क्योंकि बाहर वाला तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। शेल थ्योरम कहती है कि बाहर वाला तो आपका फोर्स के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, केवल अंदर अंदर वाला हिस्सा फोर्स के लिए क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो लेट वी कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m डैश। m डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो m डैश की वैल्यू हो गई मेरे पास m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। कितने लोगों को समझ में आया? उस पोर्शन का मास, जिस पोर्शन का रेडियस किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। इस एक्सप्रेशन से आया। कितने लोगों को समझ में आया? टोटल मास को मैंने टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। टोटल मास को मैंने टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जिस वॉल्यूम का मुझे मास चाहिए था। टोटल मास किसके बराबर था, आपका कैपिटल M के बराबर था। टोटल वॉल्यूम किसके बराबर था, 4/3 पाई r क्यूब के बराबर था। और हमारे पास क्या आया, आपके पास 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। और G एट डेप्थ D इज इक्वल टू व्हाट, G एट डेप्थ D इज इक्वल टू G m अपॉन r क्यूब, और ये r क्यूब और नीचे r स्क्वायर। G की जगह G रखा, m डैश की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। किसके बराबर पुट कर दी, m बाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई r क्यूब के बराबर पुट कर दी। तो यहां से मेरे पास ये कैलकुलेट होकर के आ गया G एट द डेप्थ D इज इक्वल टू G m अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई r। यानी यहां पर मेरे को ऐसा नजर आता है कि डेप्थ के ऊपर G जो D डेप्थ के ऊपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के है। जबकि जब मैं हाइट के लिए सॉल्व करके चल रहा था तो हाइट के लिए तो आपके पास पूरा का पूरा मास इन्वॉल्व था और आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी G एट हाइट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R स्क्वायर। और यहां पर आपका G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, R के। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या लिख दिया मैंने, G E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जी एम इज इक्वल टू जी ई आर स्क्वायर पुट कर दिया। जी एम किसके बराबर पुट कर दिया, जी ई आर स्क्वायर के बराबर पुट कर दिया। तो मेरे पास जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाई आर इंटू स्मॉल आर। ये स्टेप आया समझ में? कैपिटल जी एम की जगह जी ई आर स्क्वायर लिखा, नीचे आर क्यूब था, दो कट गए एक बच गया।
क्लियर बेटा? अब मैं आर की जगह कैपिटल आर माइनस डी लिख देता हूं, स्मॉल आर की जगह क्या लिख देता हूं? हाँ, आपके पास स्मॉल आर किसके बराबर है? आर माइनस डी के बराबर। स्मॉल आर किसके बराबर है? आर माइनस डी के बराबर है। तो मेरे पास जी एट डेप्थ डी किसके बराबर आ गया बेटे? जी एट डेप्थ डी आ गया जीई डिवाइडेड बाई आर इंटू आर माइनस डी। आर को अंदर ले गया, इस ब्रैकेट के अंदर ले गया, जी एट डेप्थ डी, जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जीई इंटू 1 माइनस डी बाई, यानी दिस इज द फार्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूला है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज अगर बात करके चलें तो मेरे पास फ्रैक्शनल चेंज की अगर बात करके चलूं, फ्रैक्शनल चेंज की अगर मैं बात करके चलूं तो बेटा वो मेरे पास डी बाई आर आएगा। मैंने लिख दिया और आपने मान लिया, ऐसा काम कम किया करो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो। फ्रैक्शनल चेंज का क्या मतलब है? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है चेंज डिवाइडेड बाई, चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू, चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू, ये मीनिंग है फ्रैक्शनल चेंज का। तो अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूं तो चेंज होता है फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जब मैंने इसमें से जीई सब्ट्रैक्ट किया तो ये जीई जब मल्टीप्लाई होकर के चला अंदर तो जीई माइनस जीई डी अपॉन आर आया, और माइनस क्या किया? जीई, जीई से क्या कैंसिल हो गया? जीई कैंसिल हो गया, और बाद में फिर फ्रैक्शन निकालना है तो जीई से डिवाइड कर दिया, क्या बच गया? डी बाई आर। जबकि मैं इसको माइनस लिखूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 आ जाएगा। और हाइट के साथ, हाइट के साथ किसके बराबर? पर ये फार्मूला वैलिड तभी है जब क्या कहते हैं आपका h लेस देन r हो, तो आपका h लेस देन r हो तो व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज, यानी हाइट अगर आपकी छोटी है तो ही फार्मूला वैलिड है, नहीं तो आप बड़े फार्मूले से, इस फार्मूले से कैलकुलेट करके चलो, नहीं तो उस फार्मूले से ही कैलकुलेट करके चलो। तो अब यहां से मैंने आपके पास विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ में लिख रहा हूं, मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। मैंने अलग अलग कैलकुलेट किया, विद हाइट फ्रॉम सेंटर, विद हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड विद डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं और मैं फार्मूले लिख रहा हूं सीधे सीधे विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट, उसके साथ में वेरिएशन लिख रहा हूं। तो लिख करके चलता हूं और फिर उसके लिए ग्राफ प्लॉट करके चलता हूं बेटा। G is equal to GM बाई आर स्क्वेयर, या इसी को लिख सकते हो आप GE आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, जी डिवाइड आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, सिंपली मैंने GM को किसके बराबर लिख दिया? GER। बट दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन, हाइट के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? हाइट के लिए वैलिड है, डेप्थ के लिए नहीं है। डेप्थ के लिए तो हमने अभी निकाला, डी डेप्थ के लिए तो हमने अभी निकाला GM अपॉन आर क्यूब इंटू आर, आर क्यूब अपॉन आर।
यानी फॉर एवरी डिस्टेंस दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड। सभी डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला हमारा क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। ये फार्मूला केवल वैलिड होगा आपका कब वैलिड होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट सरफेस से बाहर होगी, तभी तो सारा मास इन्वॉल्व होगा। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के अंदर होगी, डेप्थ निकाल दी, तो कुछ मास आपको काटना पड़ेगा। उस वजह से आपका फार्मूला बदल गया, और इसी फार्मूले को आप दूसरी तरह से लिखते हो GER अपॉन R। और ये वाला फार्मूला आपका R लेस देन और इक्वल टू R के लिए, क्योंकि सरफेस जो है वो मेरा डिफाइंड नहीं है। मैं उसको बाहर कहूं या अंदर कहूं, वैसे मोस्ट प्रोबेबल बाहर होता है, क्योंकि हमें कोई यूं कहे कि आप कहां खड़े हो, तो आप यूं कहोगे कि आप सरफेस के ऊपर खड़े हो, पर सरफेस के ऊपर खड़े हो, अंदर नहीं खड़े, यूं नहीं कहोगे। तो आपका बेसिकली अगर हम टेक्निकली बात करके चलें, कोई यूं कहे कि कोई पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई करता है, तो आप सीधा सीधा यूं कहेंगे कि दैट इज आउटसाइड। क्या मान करके चलेंगे, आपका आउटसाइड मान करके चले। पर ये मैंने दोनों जगह पर ये इक्वलिटी का साइन लगा दिया, क्योंकि ये फार्मूले वैलिड हैं इक्वल के लिए, दोनों ही फार्मूले वैलिड है। आप चेक करके देख लो, आप चेक करके देख लो, आप इसमें चाहे ऊपर वाले फार्मूले में R इक्वल टू कैपिटल R पुट कर लो तो भी वही रिजल्ट आएगा, और नीचे वाले फार्मूले में भी R इक्वल टू R पुट करके देख लो तो भी आपके पास रिजल्ट विल बी सेम। तो इसलिए दोनों चले, ठीक है। और फिर हम बात करके चलें कि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या, G का ग्राफ किसके साथ, स्मॉल r के साथ। स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लैनेट। डिस्टेंस को प्लॉट कर रहा है, किसके डिस्टेंस को प्लॉट कर रहा है, सेंटर ऑफ प्लैनेट से ऑब्जर्वेशनल पॉइंट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ, किस तरह का ग्राफ आना चाहिए। ये चीज कहती है मेरे को, ये चीज कहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, ये चीज कहती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ अगर आपने बेटा सीखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कर लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। This is the graph for directly proportional. If y is directly proportional to x, then there will be straight line. ठीक है, पर कब तक है ये, कब तक है ये, जब तक आपका R इंक्रीज होकर के किसके बराबर नहीं हो जाए, कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाए। स्मॉल r इंक्रीज होकर के आपका यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ आपका इंक्रीज होकर के किसके बराबर हुआ, कैपिटल R के बराबर हुआ, तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करके चला बेटा, इंक्रीज करके चला, एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, कर्व आ जाएगा, कर्व आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास ग्राफ है। अगर मेरा डिस्टेंस डबल हो गया तो 1/4 हो गया, डिस्टेंस अगर ट्रिपल हो गया तो 1/9 हो गया, डिस्टेंस अगर आपका 4 टाइम्स हो गया तो 1/16 हो गया, तो घटता चला जाएगा। तो ये मेरे पास ग्राफ आया, ये ग्राफ आप सारे के सारे ऑल ऑफ यू आर कॉम्पिटेंट टू फाइट नीट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा लेबर कर लो बस, ठीक है बेटा। पर एक बार सीबीएसई ने नीट के एग्जाम में ये वाला ग्राफ भी दे दिया, और ऑप्शंस में ये वाला ग्राफ भी दे दिया। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, बट विच इज मोर करेक्ट, यानी सिंगल ऑप्शन अगर है तो मेरे को एक छांटना पड़ेगा, इसमें और इसमें फर्क क्या है। आप मेरे को फर्क बता सकते हो तो फिर मैं गलत और ठीक भी बता दूंगा। दोनों ग्राफ्स में फर्क क्या है, उसमें अगर मेरे को आप डिफरेंस बता दोगे तो मैं गलत और ठीक भी बता दूंगा, विच इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग। इन दोनों ग्राफ्स में क्या फर्क नजर आता है।
जी तो बढ़ ही रहा है, चाहे इस ग्राफ में देख लो और चाहे इस ग्राफ में देख पी पॉइंट और क्यू पॉइंट में क्या फर्क है? क्यू पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्या हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो मेरे को लगता है कि y नेगेटिव हो गया। क्या नेगेटिव हो गया? y नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी g नेगेटिव हो गया, यहां पर भी g क्या हो गया? किसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव हुआ? r के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में हुआ? अब मेरे को आप ये बताओ मेरे को कि ये मेरे पास सेंटर ऑफ अर्थ है, ये मेरे पास सेंटर ऑफ अर्थ है, ये P पॉइंट या Q पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मुझे Q पॉइंट के लिए या P पॉइंट के लिए R चाहिए, तो मैं कैसे ड्रा करूंगा R? आई विल ड्रा P टू O या फिर O टू P। O टू P, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सेंटर ऑफ अर्थ लेना पड़ेगा। ये मेरे पास आर की डायरेक्शन या ये मेरे पास आर की डायरेक्शन, जब आपका पॉइंट अंदर या बाहर कहीं भी लाई करता है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? आर, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अवे फ्रॉम। और अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं, अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में डेवलप होगा? अपोजिट टू आर, अपोजिट टू। इसका मतलब g की वैल्यू अगर मैं वेक्टर में चला जाऊं, g को किस में चला जाऊं? मैं वेक्टर में चला जाऊं तो g की वैल्यू आपकी नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? यानी g वेक्टर अगर मैं लिखूं, g वेक्टर अगर लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा राइट, अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर। तो क्योंकि ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, वैल्यू नेगेटिव आ गई किसके रेस्पेक्ट में? यानी अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है तो g की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। तो इसलिए मेरे पास दिस ग्राफ इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड इज प्लॉटेड, और इसके लिए मैं लिख देता हूं इफ वेक्टोरियली प्लॉटेड। ये वाला ग्राफ आपका कैसा है? वेक्टोरियली प्लॉट। अगर दोनों अवेलेबल हो देन विच इज करेक्ट? फिर वेक्टोरियल में जाओगे। यानी ये ग्राफ तो आपका जी और आर के का ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ को कहूं तो ज्यादा बेटर जी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच के ग्राफ हो गया। What will happen to the acceleration due to gravity at center of Earth? Zero. सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। If I am able to drill across the diameter of a earth, I am able to drill across the diameter of earth and an object is dropped here. A पॉइंट पर हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दी, then what type of motion this object will have? A से कहां जाएगी? A से कहां जाएगी? B पे वाया O जाएगी या कहीं और से जाएगी? A से कहां गई? O पे। O से कहां गई? B से
बी पे रुक जाएगी जाके। बी से सी जाएगी या डी जाएगी? बी से डी ही जाएगी। कितने लोगों को ये बात हिट कर रही है? उनकी इनर सेंस फिजिक्स तो आती नहीं है। इनर सेंस ये कह रही है कि भाई डी जाएगी। हाथ खड़े करो। कितने लोगों की इनर सेंस ये कह रही है कि सी जाएगी? और कितने लोगों की इनर सेंस ये कह रही है कि वहीं रुक जाएगी? बताओ चौथा जवाब मैं कहां से लाऊं? चौथा आप नहीं, आपने ना तो ये कहा कि सी पर जा रही है, ना आपने ये कहा डी पर जा रही है, ना आपने ये कहा कि बी पर रुक रही है, तो मैं चौथा जवाब लाऊं कहां से? अब बताओ, यही तो गड़बड़ है। मैं कई बार कहता हूं बच्चों को कि भाई अगर आप क्या कहते हैं एफर्ट करने से शर्माते तो आप कभी भी चलना नहीं सीखते, आप बोलना नहीं सीखते। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि इस जान में कोई ऐसा आदमी है जिसने बिना तुतला करके बोलना सीखा हो और बिना गिरे चलना सीखा हो। तो जब आप उन चीजों में कभी शर्माए नहीं, तो अब यहां पे न्यूमेरिकल करते वक्त गलती से क्यों डरते हो? गलती तो होगा। मेक योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग बढ़ाओ। गलत चीज रेक्टिफाई हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, उसने ए से ओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ओ से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बराबर या अलग अलग? उसने ए से ओ कितना एक्सेलरेशन सफर किया और बी से ओ से बी कितना एक्सेलरेशन सफर किया? सोचो, उसने ए से ओ कितना एक्सेलरेशन सफर किया और ओ से बी कितना एक्सेलरेशन सफर किया? बराबर या डिफरेंट? What do you think about acceleration at A and acceleration at B? Same or different? Only different thing is that the direction is opposite. Only thing is direction is opposite. मोटी सी बात है। आप सोचो कि जितनी वेलोसिटी वो ए से ओ गेन करेगा उतनी ही वेलोसिटी वो ओ से बी लॉस भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? जैसे ही उसने ओ को क्या किया, क्रॉस किया, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो गई। पहले जो चीज एक्सेलरेट हो रही थी अब वो चीज डिसेलरेट होने लगी। होने लगी कि नहीं होने लगी? और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बराबर। भाई ओ से ए और ओ से बी बराबर होगा ना, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as क्या कहता है? वैसे तो लगेगा नहीं इस पे वो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, बट फिर भी आपके एक्सेलरेशन के पेयर है। जितना ए के ऊपर है उतना बी के ऊपर भी है, जितना यहां पे मिड पॉइंट पर है उतना ही यहां पे मिड पॉइंट पर है। तो मुझे लगता है कि जितनी वेलोसिटी वो ए से लेकर के ओ तक गेन करेगा उतनी ही वेलोसिटी वो ओ से लेकर के बी तक क्या करेगा? लॉस करेगा। यानी रेस्ट पर अगर ए से मैंने उसको ड्रॉप किया है, दैट विल रीच टू द पॉइंट बी विद 0 वेलोसिटी और फिर वापस होलेगा। होलेगा कि नहीं होलेगा? किस वजह से? क्योंकि अर्थ तो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ क्या करना चाहती है? अट्रैक्ट करना चाहती है। ठीक है, आपकी अर्थ कोई नंदी बैल के सींग के ऊपर नहीं खड़ी।
कि भाई यहां से ऊपर से अगर आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दी तो नीचे जा करके अमेरिका में जाकर निकल करके बाद में फिर क्या कहते हैं, आप सोचो मैं क्या बोल गया। मैंने साइंटिफिकली चीज बोली है, आपने यही कहा है, मैंने नहीं कहा। आपने यही कहा है कि मैंने यहां से ऑब्जेक्ट छोड़ दी, अमेरिका में जाकर के आगे निकलेगी, क्योंकि मेरे से जस्ट अपोजिट शायद अमेरिका ही है, दक्षिण अमेरिका का कोई कंट्री होगा, होगा कि नहीं होगा? वहां से निकल करके दूर चली जाएगी वो ऑटोमेटिकली, वहां पे वापस नहीं आएगी वो। ठीक, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद वेरिएशन हमने डिस्कस किया, किसके साथ? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ के साथ। ठीक है, अब एक और चीज हमारे को एक्सेलरेशन जो है अर्थ के ऊपर एक चीज और इफेक्ट करती है, और आपको कहीं याद आता हो तो मैंने शेप का डिस्कस किया था। अब मैं शेप की बात तो नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Effect of rotation on acceleration due to gravity. क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं केवल और केवल फार्मूले की बात करके चलूंगा कि क्या फार्मूला आया। ये लाइन जो मैंने ड्रा की है, ये लाइन मैंने ड्रा की है, दैट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ अबाउट विच द अर्थ इज रोटेटिंग, जिसके अबाउट अर्थ का टाइम पीरियड आपका 24 आवर्स के बराबर है, वो वाली लाइन है ये। ठीक है बेटा, अब आपको पता नहीं लगता, आप लगभग यहां पे खड़े हो 23 डिग्री, आपने 10th में रट्टे लगाए होंगे, मुझे याद नहीं कि भाई हमारा लैटिट्यूड जो इंडिया का है वो कहां से लेकर के कहां तक वेरी करता है, कहां से कहां तक वेरी करता है। इंडिया का लैटिट्यूड जो है वो कहां से कहां तक वेरी करता है ना जी, यही याद रखना होता है, बाद में फिर एसएस पढ़ लेते साइंस के लिए, है ना, सही बात है ना। अब फिजिक्स वाले ये पूछने लग गए कि भाई लैटिट्यूड जो है वो कहां से कहां कर पड़ता है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज गिव्स मास्टर ऑफ साइंसेज इन ज्योग्राफी, नॉट मास्टर ऑफ आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज की डिग्री नहीं मिलती है उनको, साइंसेज की डिग्री मिलती है, ज्योग्राफी इज आल्सो ए साइंस। तो आपका केरला का लैटिट्यूड सबसे कम होगा, बीच में कच्छ में से आपका 23 डिग्री लैटिट्यूड बाहर निकल करके चलता है, और बाद में फिर ऊपर मुझे याद नहीं है कितना है, बट लैटिट्यूड जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं बढ़ता है। इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 होता है और पोल का लैटिट्यूड 90 डिग्री होता है। पोल का लैटिट्यूड कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब मान लीजिए आप यहां पर हैं, तो आप जब अर्थ चक्कर लगा रही है तो आप भी चक्कर लगा रहे हो, 24 घंटे में एक चक्कर आप भी पूरा करते हो। देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो आप 24 घंटे, नहीं करते। इक्वेटर वाला तो 6400 किलोमीटर का रेडियस का सर्कल कवर करता है। इक्वेटर वाला तो 6400 किलोमीटर के रेडियस का सर्कल कवर करता है, आप थोड़ा छोटा करते होगे, और पोल वाला थोड़ा सा नहीं करता होगा, बट पोल पे तो यूं कहते हैं लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलो, अब ये चक्कर लगा रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, एम आर ओमेगा, बाहर की तरफ फोर्स लग गया। इसका मतलब उसने मोटी सी बात है कि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीज कर दिया। बाहर की तरफ फोर्स लग गया ना, बाहर की तरफ क्या लग गया, हमारा फोर्स लग गया, जिसकी वजह से इसने इफेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया।
तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल अगर हमारा डिक्रीज हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज हो गया। उसी को तो बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, और बोलते हैं किसको है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, फोर्स को डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? मास से डिवाइड कर दिया, तो जो एक्सेलरेशन आया वो हमारे पास है। तो मान लेते हैं हमारा लैटिट्यूड लैम्डा के बराबर है, आमतौर पर लैटिट्यूड को लैम्डा से लिखता है। मान लिया हमारा लैटिट्यूड लैम्डा के बराबर है, तो हमारे पास इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनता है G डैश इज इक्वल टू GE माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। GE minus R omega square cos square lambda. Let me verify, it will be cos square lambda और cos lambda, cos square ही आएगा। चल, ईश्वर कह रहा है मैं मान लेता हूं, अदरवाइज मैं वेरीफाई करता। कैसे वेरीफाई करता? ये मेरे पास कितना फोर्स काम कर रहा है? mg। ये मेरे पास कितना फोर्स काम कर रहा है? mr ओमेगा स्क्वायर। ये वाला एंगल कितना है? ये लैम्डा है, तो अल्टरनेट एंगल हो गया लैम्डा। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो गया? 180 माइनस 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। दो वेक्टर आपके एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। एक वेक्टर है mg स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 mg mr ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा, और इसकी पावर व्हाट? हाफ। इसकी पावर किसके बराबर? हाफ। ये सॉल्व करता। आर किसके बराबर है? आर किसके बराबर है? ये है आर रेडियस ऑफ द सर्कल। आर कैपिटल आर हाइपोटेन्यूज। कैपिटल आर क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज। तो स्मॉल आर हो गया मेरे पास आर कॉस ऑफ लैम्डा। तो इस स्मॉल आर की जगह में आर कॉस लैम्डा पुट करता, इस स्मॉल आर की जगह में आर कॉस लैम्डा पुट करता। ये ऑलरेडी मेरे पास माइनस कॉस लैम्डा है, तो कॉस लैम्डा को कॉस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ईश्वर ठीक कह रहा है, मान लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले ही मान लिया था, आपको मनाने के लिए इतना काम किया। ये हमारे पास फार्मूला है, और बहुत ज्यादा हम इस फार्मूले को डिस्कस नहीं करेंगे। आपके लिए दो ही चीजें बात करके चलेंगे। एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जी डैश इज इक्वल टू जीई। पोल्स के ऊपर आपका लैम्डा किसके बराबर है? पोल्स के ऊपर आपका लैम्डा किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो 90 डिग्री के बराबर है, तो cos 90 कितना हो गया आपका? 0 हो गया। और g डैश किसके बराबर हो गया? g के बराबर हो गया। इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो रोटेशन का पोल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर पोल्स पर रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम फर्क कहां पड़ता है? इक्वेटर पर पड़ता है। एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 0। इक्वेटर के ऊपर आपका लैम्डा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और 0 के बराबर है तो आपके पास कॉस लैम्डा जो हो गया वो आपका 1 हो गया। और जी डैश आपका किसके बराबर है? जीई माइनस आर ओमेगा। क्या हो गया फिर हमारे पास? जी डैश किसके बराबर हो गया? जी डैश हो गया हमारे पास जीई माइनस व्हाट? आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अर्थ को कितनी फास्ट कर देंगी? कोई व्यक्ति इक्वेटर के ऊपर है, वो अपने आप के वेट को 0 महसूस करे। What should be the angular velocity of Earth so that a person on the equator या an object on the equator is weightless? सॉल्व कर दो उसको, नई चीज थोड़े कह रहा हूं मैं।
आपके पास m से मल्टीप्लाई कर दिया, mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर. ही इज सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज वेटलेस. ऑब्जेक्ट कितनी है आपकी? वेटलेस है. तो वेटलेस है तो हमने उसको किसके बराबर पुट कर दिया? 0 के बराबर पुट कर दिया. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? जी. और ओमेगा किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? जी भाई. ठीक है बेटा. ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू व्हाट? जी बाई आर. तो यहां से मेरे पास टी आ गया, किसके बराबर आ गया? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? आर बाई जी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैपिटल टी किसके बराबर आ गया? 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? आर बाई जी. अभी कितनी है ड्यूरेशन ऑफ द डे? ये हमारे पास t किसके बराबर आ गया? t आ गया हमारे पास 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? r अपॉन जी. अभी हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या है? और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई r अपॉन जी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? किस चीज की वैल्यू नहीं पता? आप मेरे को जिस चीज की वैल्यू नहीं पता उसकी पूछ लो. मैं टी को किसके बराबर पुट करना है? 2 पाई कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर? 6400 किलोमीटर. जी किसके बराबर? 10 ले लो. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, when you will calculate it, it will be nearly equal to 84 minutes. कितना हो गया आपके पास ये? 84 मिनट्स. 84 मिनट्स को अगर मैं बात करके चलूं तो 84 मिनट्स आपका नियरली 1.4 आवर्स होता है. नियरली कितना होता है? 1.4 आवर्स. हाँ, अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा 1.4 आवर्स में. यानी द रोटेशन जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है वो 17 टाइम्स फास्टर हो गई. ट्वेंटी 24 आवर्स को अगर आप 84 मिनट से डिवाइड करोगे तो आपके पास 17 आएगा. तो 17 टाइम्स फास्टर हो गई आपकी. इससे भी ज्यादा हो जाए तो आपका जो पार्टिकल है वो अर्थ के सरफेस को छोड़ देगा. उसका कोई कांटेक्ट बचेगा नहीं. वो अर्थ के साथ घूम ही नहीं पाएगा. फिर अर्थ के साथ कब घूम सकता है? अर्थ के साथ वो तब घूम सकता है जब अर्थ के कांटेक्ट में हो. ठीक है. तो ये आपके पास अर्थ की रोटेशन 17 टाइम्स फास्टर हो जाएंगी. तो आपके पास जो objects which are at equator of earth, they will experience zero weight. क्या एक्सपीरियंस करेंगी? वो जीरो वेट एक्सपीरियंस करेंगी. तो इसके साथ आपका क्या कहते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है